हम्म। अब बताओ, लास्ट क्लास में अपन ने ये चीज डिस्कस करी थी कि नहीं डिस्कस करी थी वहां पे? यस। लास्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि मान लो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर वहां पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और होता क्या है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे। इस साइड को हम बोलते थे बेस, और इसको क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों में रिलेशन क्या था? तीनों में रिलेशन था H इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या था, पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस पता सबको रिजल्ट याद है कि नहीं याद है? यस सर। अच्छा, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था वहां पे कि अगर कभी मैं बोलता हूं कि रूट ऑफ 64 निकालो, तो रूट ऑफ 64 का मतलब होता है 8 × 8, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो दो टर्म होती है उनमें से एक टर्म क्या होती है, बाहर निकल आती है। यही था कि नहीं था वहां पे? यस सर, यही था। हाँ सर यही था। अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं कि √80, अब बताओ √80 को अगर देखोगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √80 को वहां पे 4 × 4 × 5, देखो होगा ही नहीं होगा, 5 × 4 20, 20 × 4। यस सर। अब मैंने क्या बोला है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो दो वाली टर्म है वो बाहर निकलेगी, तो 4 तो बाहर निकलेगा, और 5 केवल एक ही बचा कि नहीं बचा, तो आंसर हम वहां पे लिख देंगे 4√5। मैथ्स में से करने का तरीका क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं 80 को। भाई मैथ्स में अगर तुम करने जाओगे तो पहले हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे। वहां पे यहाँ पे लिखा है 80, फिर उसको डिवाइड किया तो पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 40 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 20 आया ना, फिर 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया तो बताओ, इस तरह से पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगले स्टेप में क्या बोलोगे, तुम बोलोगे √80 को अब क्या लिखो, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। बताओ √80 ऐसे ही जा रहा है नहीं जा रहा है? हाँ सर ऐसे ही जा रहा है। गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, फिर लास्ट में 5 से गया। अब बताओ, जितनी भी टर्म 2 बार आएगी वो बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा, और 5 केवल एक ही है तो वो अंदर ही रह जाएगा, तो अगले स्टेप में यही बन गया कि नहीं बन गया, 4√5। 4/5। तो इस तरह से जनरली हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, और अभी जो तुम लोगों का स्क्वायर रूट आएगा वो परफेक्ट रहता है जनरली। जैसे 64 है, 64 में पूरा का पूरा 8 क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया। इतना सबको याद है कि नहीं याद है? यस, याद है सर। हम्म। अब वहां पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसके लिए देखो यार, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था क्यूब। क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्यूब अगर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उसके सभी साइड की लेंथ सेम होती है, और क्यूबाइड होगा तो लेंथ सेम नहीं होगी, लेंथ अलग अलग होगी। तो मान लो यहां पे ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी, और ये लेंथ सी। बताओ तीनों की हमने नेमिंग कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। अच्छा, अब यहां पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं,
बताओ ये जो मैंने ज्वाइन की नीचे वाली लाइन ब्लू से, बताओ वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी क्या? यस सर। यहाँ पे ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब जो ब्लू वाली लाइन खींची है वो क्या है उस ट्राइंगल का? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनियस है कि नहीं है? और हाँ सर। तो ये अगर हाइपोटेनियस है तो इस हाइपोटेनियस को हम क्या लिख देंगे? इस हाइपोटेनियस को हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई हाइपोटेनियस को क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो एक साइड बी है, दूसरा साइड ए है, तो हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, अब मैं एक और लाइन खींचने जा रहा हूं जरा। ऐसे खींच दी जरा मैं, और इसको देखो जरा। बताओ ये तीनों फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या? ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और व्हाइट लाइन, बोलो। या फिर ऐसा कर दो, इसको ही पूरा ग्रीन बना दे रहा हूं। बताओ ये जो मैंने दो ग्रीन लाइन खींची और ये जो ब्लू लाइन है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे। कर रहे हैं। कर रहे ही नहीं कर रहे? कर रहे। अच्छा, अब यहां पे अगर इमेजिन करोगे ना तो ये एंगल 90 डिग्री पे है, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। अब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं जरा। बताओ ये लाइन जो रहेगी क्यूबॉइड का डायगोनल है कि नहीं है? है सर। अब है कि नहीं डायगोनल? है। अब बताओ अब क्या लिखोगे? बताओ ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल की अगर मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है तो चेक करो फिर से ये एक हाइपोटेनियस बन गया कि नहीं बन गया, एच डैश? यस सर। अच्छा, अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा? सी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। नहीं, बी था कि सी था? अच्छा सी था ना, एक मिनट रुको। वो लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ, इस साइड की लेंथ सी थी तो यहां लिखोगे सी स्क्वायर, और इस साइड की लेंथ क्या थी? अब अगले स्टेप में हो जाता है एच डैश, अगले स्टेप में जो एच डैश हो जाता है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर। और बताओ इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने स्क्वायर किया है तो ये जो रहता है ये क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड है तो उसके डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ इतना सबको समझ में आई नहीं समझ में? समझ में आया सर। अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं ना कि रूट 8 का स्क्वायर करो तो इसका मतलब है 8 हो जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहां पे जब हम h का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया, तो बच क्या गया फाइनली? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ इतना सबको समझ में नहीं समझ में? यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में याद होगा, वहां मैंने क्या बोला था? वहां मैंने बोला था कि एक इंसेक्ट था। इंसेक्ट था या मॉस्किटो था? मॉस्किटो यहां पे था कि नहीं था? यस सर। यस।
और मॉस्किटो जो है वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ कहां पहुंच गया था? इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था? यस सर। और हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें वहां पे कैलकुलेट करना था डिस्प्लेसमेंट। बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायगोनल की लेंथ हो गई कि नहीं हो गई? हमें यस सर। डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो ये होगा कि नहीं हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ, डायमेंशन लिखवाए थे क्या मॉस्किटो नेट के? यस सर। क्या लिखवाया था बोलो? यस सर। बोलो, तीनों साइड के डायमेंशन बोलो। 10 मीटर। एक का 10, हाँ, दूसरे का? तो तीनों के डायमेंशन सेम थे या डिफरेंट रखे थे, ये पूछ रहा हूं मैं। सेम थे सर। सेम थे? तो सेम होगा तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। बताओ, स्क्वायर का मतलब क्या था? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 100। बताओ, रूट 300 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अच्छा, रूट 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100। सर। यस सर। अब बताओ, जो टर्म दो बार होगी वो क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट 10√3। तो 10 बाहर आ जाएगा, बचेगा केवल क्या? तो 10√3 मीटर ये मॉस्किटो का वहां पे क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेस। बताओ, इतना समझ में आया नहीं समझ में? समझ में आया सर। अच्छा, लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने किया था ना? चलो एक क्वेश्चन करो। आई वॉक 4 माइल। आई वॉक 4 माइल। टर्न टू माई लेफ्ट। आई वॉक 4 माइल। टर्न टू माई लेफ्ट and walked 6 miles. And walked 6 miles. Then turned to my right again. लिखा क्वेश्चन। I walked 4 miles, turned to my left, and walked 6 miles, then turned to my right again. Yes. Then turned to my right again and walked 4 miles. अब क्या बोल रहा है? Which of the choice mentions the distance from the starting point to the point where I stopped? Which of the choice mentions the distance from the starting point to the place where I stopped? अब 4 ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन दिया है 15 माइल, 15। जो पहला ऑप्शन है वो है 15 माइल। सेकेंड ऑप्शन लिखो 10 माइल। थर्ड ऑप्शन लिखो 20 माइल। और फोर्थ ऑप्शन लिखो 14 माइल। 14 माइल। Sir, can you repeat again the options? पहला ऑप्शन 15 माइल, सेकेंड ऑप्शन 10 माइल,
थर्ड ऑप्शन 20 माइल, फोर्थ ऑप्शन 14 माइल। 14 miles. करके देखो जरा। सर हाँ, सर पहले इसमें लिखा है कि आई वॉक 4 miles, तो 4 miles वो नॉर्थ में चला क्या? क्यों? पहले वो बोल रहा है 4 माइल चला, फिर वो Fourth लेफ्ट mile. मुड़ गया। नॉर्थ में चला क्या? क्या सर फोर्थ नंबर का नॉर्थ ऑप्शन में बताओ चला ना। क्या? नॉर्थ में। नॉर्थ में? क्या क्वेश्चन देखो क्या लिखा, आई वॉक 4 माइल, टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल। यहाँ नॉर्थ क्या, नॉर्थ फॉर डायरेक्शन की कुछ बात ही नहीं कर रहा है। समझ गए। सर और फोर्थ नंबर का ऑप्शन बताओ। 20, 15, 10, 20 एंड 14, ये 4 ऑप्शन है। 14 mile. 14 mile. 14 mile. 14 mile. देखो सबका चेक करते हैं, सबका इतना आ रहा है। Yes. Yes. Yes, sir. गलत है। जो बोल रहे हो आंसर वो गलत है। ट्वेंटी माइल्स है। 20 miles. तो ऐसे कौन बोलना है, तुक्का कैलकुलेशन करना है। पहले कैलकुलेट करो फिर आंसर बोलो। ऐसे तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। जब तक फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या रहा है। भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले वो, कि वो कहाँ चला। अ मैन ट्रेवल्स, नहीं, आई वॉक 4 माइल। तो मान लो इस तरह से मैं 4 चला, फिर इसके बाद मैं कहा मुड़ गया। 10 mile. 10. आई वॉक 4 माइल, फिर इसके बाद क्या हो गया, टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल। तो लेफ्ट यही होगा कि नहीं होगा। कितना चल लिया, 6। अब ध्यान ना, पर्सन पहले ऐसे चल रहा था तो उसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अब बताओ पर्सन ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Yes, sir. तो उसका राइट कहाँ होगा। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। राइट का मतलब ऊपर ना। यस सर। अब कितना चला हो वहां पे, 4 miles. 4 miles। 4 माइल। 4 mile. तो 4 माइल के लिए फिर से ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दे, राइट यही होगा कि नहीं होगा। हाँ। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो इसको ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से। तो जो मैंने ब्लू कलर की लाइन खींची है, हमें उस लाइन की लेंथ बतानी है। टेन माइल। अब देखो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे बताओ ये मुझे पहले। कैलकुलेट करने के लिए इसको एक्सटेंड कर दें यहाँ पे और इसको एक्सटेंड कर दें। बताओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। बन गए। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, 8। यहां से लेके यहां तक की लेंथ 6। हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है। तो जो भी हाइपोटेनियस था उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का कितना हो गया, 64। अबे 64, 6 का 36, ये 100 आ गया।
और 100 का मतलब क्या हो गया 10 into 10, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा वहां पे 10 मीटर वहां। लिख लिया इतना? यस सर। यस सर। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो यहाँ पे, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, then 20 meter east. A person moves 30 meter north, then 20 meter east, then 30√2 meter southwest. A person moves अब चेक करेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्री की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, शायद पड़े। देखते हैं ड्रॉ करके डायग्राम। Sir, can you repeat the question? A person moves 30 meter north, then 20 meter east, then 20√2 meter southwest, then 30√2 meter southwest. His displacement from the original position is, his displacement from the original position is, his displacement from the original position is, अच्छा एक चीज समझो जरा, अब ये अपन देखेंगे, अपन कैलकुलेट करोगे कि नहीं कर पाओगे, तुम लोगों के पास जितना नॉलेज है उससे। देखो, ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, बताओ ऐसी हम डायरेक्शन बोलते हैं नहीं बोलते हैं? Yes, sir. अच्छा, हमारे पास केवल दो ही पोल है, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। अच्छा, कभी ऐसा देखा है, हम बोलते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी सिटीज पड़ती है, तो क्या बोलोगे? Andhra Pradesh. चाइना। नॉर्थ ईस्ट। देखो, अच्छा कभी ईस्ट नॉर्थ, अच्छा कभी ऐसा हम वर्ड यूज करते ही नहीं यूज करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये कंट्री पड़ती है, लेकिन कभी ऐसा हम बोलते हैं क्या ईस्ट नॉर्थ में ये कंट्री पड़ती है या ये सिटी पड़ती है? नहीं। नो सर। हमेशा हम पोल को पहले रखते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहां पे एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींच दी, और यहां पे एक और लाइन खींच दी। लेकिन ध्यान, जितनी भी लाइन हमने खींची है ये सभी लाइन 45 डिग्री पे, ये भी 45, और ध्यान 90 डिग्री का एंगल होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो अगर एक 45 हो तो दूसरा भी 45 होगा कि नहीं होगा? यस। मैथ्स में अगर मैंने ऐसे दो लाइन खींची
और मैं अगर बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अब इसके मिड पे अगर कोई लाइन खींच दे और हम बोले कि ये 45 डिग्री है, ये भी कितना बचेगा? 45। 45। 45 अब बताओ जो भी मैंने लाइन खींची वो एग्जैक्ट मिड पे है कि नहीं? हाँ यस सर। है। अब ध्यान ना, जो लाइन मिड पे होती ना, तो इस लाइन को हम नाम देते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है 45 डिग्री पे। ये जो लाइन मैंने खींची है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इस लाइन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, और इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट के अलोंग जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एग्जैक्ट 45 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। इतना समझ में नहीं समझ में सबको? ज्योग्राफी में जब डायरेक्शन लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। फिर देखो, ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, साउथ। अब बताओ ये लाइन मैंने एग्जैक्ट मिड पे डाली है क्या? नहीं जो सर। ग्रीन नहीं। कलर की मैंने लाइन खींची है वो नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट मिड पे है क्या? नहीं। नो नहीं, ये सर। 30 डिग्री पे है ना। हाँ सर। अब इस लाइन को हम नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। अब इस लाइन को हम बोलेंगे क्या? अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे तो इसको रीड कैसे किया जाता है? इसको रीड किया जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको लिख, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम क्या रीड करेंगे? इस डायरेक्शन को हम रीड करेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ध्यान ना, 30 डिग्री एंगल किससे बना है? अबे 30 डिग्री एंगल ईस्ट से बना है, नॉर्थ से बना है? ईस्ट। तो जिससे जिससे एंगल बनेगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो हम बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ की ओर जा रहा है ईस्ट से। सिमिलरली अगर मान लो मैंने यहां पे एक लाइन खींची, अब इसको क्या लिखेंगे? 60 डिग्री किससे है? साउथ से है ना। अबे 60 डिग्री साउथ से है, यस सर। तो हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री वेस्ट साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री वेस्ट की ओर जा रहा है, नहीं 60 डिग्री वेस्ट की ओर जा रहा है साउथ से। तो जिसके साथ एंगल मेजर किया जाएगा वो हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। बताओ सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस बताओ जो मैंने ब्लू कलर की लाइन खींची है, अब उसके लिए तुम क्या लिखो? 15 degree west of north. 15 डिग्री West of north. इसको हम रीड करेंगे 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हम बोलेंगे 15 डिग्री वेस्ट की ओर जा रहा है, नॉर्थ से कितना? 15 डिग्री। नहीं, वेस्ट की ओर जा रहा है नॉर्थ से 15 डिग्री। देखो इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? अबे लिखी कि नहीं लिखी है सब चीजें तुमने? यस सर। चलो अब बताओ मुझे जरा, जो मैंने लिखवाया है अब उसका डायग्राम ड्रॉ करो जरा।
और हमें देखना पड़ेगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पर्सन कितना गया पहले, 30 मीटर नॉर्थ ना। तो पहले तो डायग्राम शो कर लो। पहले ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्वेश्चन में बोल रहा है पहले पर्सन 30 मीटर नॉर्थ गया। बताओ ऐसा गया कि नहीं गया 30 मीटर नॉर्थ? यस सर। फिर इसके बाद ये कहाँ गया? 20 मीटर 20 मीटर ईस्ट। 20 मीटर ईस्ट। बताओ 20 मीटर ईस्ट ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद ये कहाँ गया? साउथ वेस्ट 30 30 रूट टू साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसा ना। अब मालूम नहीं वो पूरा लाइन जाएगा या पूरी क्रॉस करेगा या इस तरह से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। 30 रूट टू, मैथ्स लगेगी इसमें और हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। 30 रूट टू साउथ वेस्ट। बताओ ऐसा जाएगा नहीं जाएगा 30 रूट टू साउथ वेस्ट? यस सर। यस सर। अब दिक्कत क्या है इसमें कि भाई ये एंगल तो है मालूम है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? Yes, sir. ये Yes, लाइन sir. कुछ ऐसे सोच लेना। बताओ ऐसे ही होगा कि नहीं होगा साउथ वेस्ट? यस सर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे his displacement from the original position is। तब एक्चुअली तुम लोगों ने tan थीटा नहीं पढ़ा ना, फॉर्मूला tan थीटा का? कुछ पढ़ा है? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा? नो सर। नो। नहीं पढ़ा है ना अभी? तो अभी रहने दो, बस डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये क्वेश्चन बेसिकली हम सॉल्व करेंगे जब हम आएंगे किसमें, क्लास 9 10th में। कि 9 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। कि बेसिकली पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे कट कर रही है। फिर उसी के बाद तो हम ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी डायग्राम ड्रॉ कर लो, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने 7th 8th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। ठीक है इतना? यस। चलो हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अपना यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस मान लो 2 मीटर है। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस वहां पे क्या है 2 मीटर है। और यहां कहीं सर्कल का सेंटर होगा और यहां कहीं एक पर्सन है। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन यहां पे 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। बताओ इस तरह 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट होंगे या नहीं कंप्लीट होंगे? कंप्लीट हुए। पर्सन जहां पे खड़ा था पहले एक चक्कर लगाया, फिर उसके बाद दूसरी चक्कर लगाया। तो पर्सन ने यहां पे 2 रिवोल्यूशन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। लिखा इतना? Yes, sir. अब लिखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन में Can you repeat कैलकुलेट, the question? अरे सर्कल है, सर्कल का रेडियस 2 मीटर है। सर्कल है, सर्कल का रेडियस 2 मीटर है और पर्सन इस सर्कल पे क्या कर रहा है, 2 चक्कर अपने कंप्लीट कर रहा है। अब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, और दूसरे पार्ट में कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन।
Displacement is 0. अब बताओ मैंने क्या लिखवाया था वहां पे, जो पर्सन की इनिशियल पोजीशन है बताओ वही इसकी फाइनल पोजीशन है कि नहीं है? और इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाएगा? 0. 0। तो इस केस में पर्सन का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, कैलकुलेट करके बताओ जरा। कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके बताओ वहां पे कि पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना, सॉरी डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन कितना, 12.57. कितना? 12.57. 12.55। 57. चेक करो 12.57 मीटर है क्या? ये चीज याद है कि जब पर्सन एक चक्कर कंप्लीट करेगा, पर्सन यहां से चला और यहां पे आ गया, तो जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो 2πr होता है कि नहीं होता है 1 रिवोल्यूशन में? सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2πr था कि नहीं था? अबे हाँ है ना? अच्छा बताओ, अब ये बताओ पर्सन ने यहां पे अगर 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए तो कितना चल लिया? एक रिवोल्यूशन में अगर 2πr चलता है तो 2 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा? 4 pi. 4। पाई की वैल्यू कितनी थी? पाई की वैल्यू थी 22/7 5.14. और रेडियस कितना था? 2। और इसको सिंप्लीफाई कर लो। 25.12. So 25.14. 25.12. चेक कर लो 25.14 या 12 क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लो रिजल्ट। सर 25.12 आ रहा है. 12 Sir 1.4. सर 14 आ रहा है. देख लो तुम लोग कैलकुलेट करके कि 25.12 है या 25.14। सर 14. ठीक है, हो गया इतना? अरे हाँ है ना? यस सर. फिर देखो यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन पहले क्या कर रहा है, यहां पे चल रहा है, ए से चलना स्टार्ट किया, पहले गया बी की ओर, बी से गया सी की ओर, सी से गया डी की ओर। यहां पे चला पर्सन 10 मीटर, यहां पे 20 मीटर और यहां पे दिक्कत आएगी क्या हमें? एक मिनट रुको यार, फिर से क्रॉस करेगा ना, ऐसा कर दो इसको डायग्राम पे, क्योंकि फिर से हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पे। इसको ऐसा कर दो, सी से डी नीचे की ओर कर दो। सी पे था, सी से वो डी गया, कितना गया? ये नीचे गया 30। क्वेश्चन समझ में है नहीं समझ में?
पर्सन पहले ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी गया। तो पर्सन ए पे था, अब कुछ टाइम बाद पर्सन कहां पहुंच गया? पर्सन पहुंच गया डी पे। अब कैलकुलेट क्या करना है? तो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, और नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन। तो एक तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, और दूसरा हमें वहां पे क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट। Sir, distance 60 meter and displacement 20 meter. भाई डिस्टेंस का मतलब क्या था? टोटल पाथ की लेंथ। तो टोटल पाथ की लेंथ क्या हो गई? पहले 10 चला, फिर 20 चला, फिर 30 चला, तो कितना आ गया ये? 60 meter. तो डिस्प्लेसमेंट तो 60 मीटर है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? सर 20 √2 कितना बोल रहे हैं? 20 √2। देखो चेक करो 20 √2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो हमने क्या बोला, यहाँ पे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो। ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। बताओ डिस्प्लेसमेंट, ये मेरी ब्लू कलर की लाइन है कि नहीं जो तुम्हें कैलकुलेट करनी है? Yes. अब मैंने यहां से एक और लाइन खींच दी इस तरह से। बताओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस तो 20 है कि नहीं है? सर अच्छा ये 10 है, ये पूरा 30 है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? सर 20। 20। अब बताओ परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हो जाएगी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या हो गया? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 20 का स्क्वायर याद है? 400 प्लस 400 कितना आ गया? 800 को बताओ हम 8 2 into 2 into 2 into 10 into 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अब जो भी टर्म दो बार होगी बाहर निकाल लो, तो यहां से 2 बाहर निकलेगा, यहां से 10 बाहर निकलेगा, तो 10 into 2 ये तो बाहर निकल गए। और क्या चीज बाहर नहीं निकल पाई? ये वाला 2 बाहर नहीं निकल पाया। तो जो आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा 20 √2 मीटर। बताओ इतना सबको समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अभी हम सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं।
जब हम 9th में जाएंगे ना, 9th में फिर से पढ़ोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे फिर ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व होती है, वहां पे फिर लाइन कट करती है, फिर हमें एंगल की जरूरत पड़ती है। ताकि तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा हमने ज्योमेट्री यूज करी है जहां पे हाइपोटेन्यूस हमें कैलकुलेट करना था। लिखिए इतना, अबे हाँ है ना, Yes, sir. रब कर रहा हूं मैं इसे। अच्छा अब फिर से देखो यार, ये ग्राउंड है, यहां पे ग्राउंड पे एक पर्सन है, और पर्सन पहले यहां कहीं खड़ा हुआ था, इसको मान लो ओरिजिन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर्सन पहले 5 मीटर आगे गया, फिर 12 पीछे गया, फिर 4 आगे गया, फिर 8 पीछे गया, फिर 20 आगे गया, फिर उसके बाद फिर से 10 पीछे गया। बताओ ऐसा पर्सन चल सकता ही नहीं चल सकता है? चल सकता भाई पर्सन पहले आगे गया, पर्सन पहले इस तरह से आगे गया, 5 मीटर आगे गया, उसके बाद पर्सन टर्न लिया, पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। पीछे कितना गया, 12 चला, फिर उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट कर दिया 4, फिर टर्न किया, फिर 8 पीछे चला गया, फिर उसके बाद वो 20 आगे गया, फिर उसके बाद वो 10 पीछे गया वहां पे। बताओ ऐसा पर्सन चल सकता है नहीं चल सकता है? Yes, sir. अब कैलकुलेट करना है फिर से अगेन, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन। तो बताना है पर्सन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो। फर्स्ट पार्ट में तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10। डिस्टेंस का मतलब था टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो चेक कर लो कितनी है, कितना है टोटल? 59। तो बताओ यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर्सन ने, वो 59 मीटर ट्रेवल किया कि नहीं ट्रेवल किया? यस सर। Yes, sir. हमें सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। तुम लोग रिकॉर्डिंग देखते हो कि नहीं देखते हो? बाद में जो डालता हूँ। -1 meter. Yes, sir. So displacement -1 meter. चेक करो इतना आ रहा है क्या? देखो मैंने ये लिखवाया था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो जब भी कोई इस तरह का केस आएगा कि पर्सन आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? साइन के साथ प्लेस करते जाएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे +5, फिर इसका 12 कहां गया? पीछे की ओर गया, तो हम लिखेंगे -12, फिर +4,
फिर हम लिखेंगे -8, फिर हम क्या लिखेंगे +20, फिर लिखेंगे -10। अब सबको ऐड कर दो जरा साइन के साथ। -1 मीटर। देखो चेक करो कितना आ रहा है, 29 और ये हो गया -30। चेक करो 29 -30 और ये आ जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली पर्सन कहां पे होगा, फाइनली पर्सन अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 मीटर पीछे होगा। बताओ यही फाइनल पोजीशन होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो जब भी इस तरह का केस आएगा कि पर्सन राइट लेफ्ट ऐसे जा रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबको साइन के साथ प्लेस कर देंगे और सिंपली वहां पे ऐड कर देंगे। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? क्लियर हुआ। हो गया ना? अब देखो अगले वीक से तुम लोग वैकेशन लग रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो अभी जो पुराने स्टूडेंट है ना, तो उनका तो टेस्ट होगा शायद। जो नए स्टूडेंट है उनको टेस्ट नहीं देना है। और जो समर वेकेशन है उसके बाद फिर से अपनी क्लास स्टार्ट होगी, तो वहां पे अपन फिर से पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अभी जो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी स्केलर और वेक्टर, यही पढ़ी कि नहीं पढ़ी? और उसका हमने एक एग्जांपल लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब अगला जो क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे हम किसी चीज की यूनिट कैलकुलेट करते हैं और लिखने के रूल्स क्या होते हैं। तो वो अगले लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो वहां पर हम बात करेंगे फिर से क्लासिफिकेशन क्या है, किसको हम फंडामेंटल बोल रहे हैं, किसको हम डिराइव्ड बोल रहे हैं और उसका फायदे क्या है वहां पर। ठीक है, अब तुम लोग करना क्या है, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वो तुम्हें अब करके देखने हैं वहां।